अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक हैं? आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स। जो कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट है उसमें सबसे मेजर पार्ट है वो कॉन्ट्रैक्ट्स है। और कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जनरली जो हमने देखा है विद एक्सपीरियंस वो ये है कि लोग ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स को सही नहीं बना सकते। और उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है वो ये है कि जनरली क्या होता है कि जिसने भी कंस्ट्रक्शन करनी हो वो ये समझता है कि जी मैं एक जाऊंगा स्टाम्प फरोश के पास, उसके पास एक कॉन्ट्रैक्ट का लीगल डॉक्यूमेंट एक फॉर्मेट से बना हुआ होगा, मैं उससे प्रिंट कराऊंगा और आफ्टरवर्ड्स वही सालों से वही चीज़ चल रही है और लोग उसी को इन्फोर्स करके और बाद में फिर उसी से फिर डिस्प्यूट्स बनते हैं और उसी से कॉन्ट्रैक्ट प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं होता। और एट द एंड ऑफ द डे आपका जो सरमाया है, जो फाइनेंस आप अपने लगा रहे हैं, उसका भी नुकसान होता है, प्लस आपके टाइम का भी नुकसान होता है और जो चीज़ आप चाह रहे हो वो बनती भी नहीं। तो आज जो कॉन्ट्रैक्ट्स है इसका जो सबसे मेजर पार्ट है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट का, उसमें सबसे जो बड़ी चीज़ है वो है दी स्कोप। इस स्कोप का मतलब ये है कि आप जो काम कराना चाह रहे हैं वो क्या कराना चाह रहे हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं, उसमें कितनी जितना भी आप डिटेल में उसको एलेबरेट करेंगे उतना ही ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट बेहतर होगा और उतना ही ज़्यादा बेहतर उसकी एग्जीक्यूशन होगी और आपकी जो फाइनेंशियल इंटरेस्ट हैं उसको बेहतर तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। उसके बाद जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो है टाइम फ्रेम और कॉन्ट्रैक्टर कब काम शुरू कर रहा है। जनरली हमारा जो पाकिस्तान में ये होता है कि जी अभी लेबर इज़ वेरी डिपेंडेंट ऑन द इवेंट्स। जी वो ईद आ गई है, अभी छुट्टियां हैं और छुट्टियां भी 15-15 20-20 छुट्टियां हैं। फिर उसके बाद जी अब क्रॉप का सीज़न आ गया है, क्रॉप के सीज़न में फिर एक बड़ी छुट्टी आती है और नॉर्मली हम इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा हमारा जो प्रोजेक्ट है वो सफ़र करता है। तो हमें कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये चीज़ डालनी चाहिए कि जी कॉन्ट्रैक्टर काम कब शुरू करेगा और कब कंप्लीट करेगा। इनफैक्ट इसके अंदर एक चीज़ है प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर आप क्या करते हैं कि आप सर्टन कामों के यार्ड स्टिक्स बना लेते हैं। फॉर एग्जांपल आप कहते हैं कि जी जो प्लिंथ लेवल है वो मेरा इतने महीनों में होगा, मेरी फर्स्ट स्लैब इतने महीनों में होगी, मेरी सेकंड स्लैब इतने महीनों में होगी एंड सो ऑन। और उसके अंदर जितनी भी एक्टिविटीज़ आ रही हैं, जितने भी काम आ रहे हैं वो आप जॉट डाउन कर लेते हैं और म्यूचुअली आप एग्री कर लेते हैं कि ये सारे काम कितनी ड्यूरेशन में होंगे। तो ये एक बड़ा अच्छा वे है ट्रैक करने का काम को ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन कि आप इस टाइम लेट तो नहीं हो रहे। अगर लेट हो रहे हैं तो आप कॉन्ट्रैक्टर को उसी टाइम इन्फॉर्म करेंगे जी आप अपना जो प्लानिंग स्केड्यूल आपने हमें दिया है उस हिसाब से आप लेट हो रहे हैं और आप उसको बेहतर करें। वो बेहतर दो तरीक़ों से किया जा सकता है, या तो आप उसको जो लेबर है वो बढ़ाएं या आप टाइम ड्यूरेशन बढ़ाएं। तीसरी जो बड़ी चीज़ है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर वो है पेमेंट्स। जनरली क्या होता है कि कॉन्ट्रैक्ट के अंदर जो हाउसिंग सेक्टर है खास तौर पे उसमें ये किया जाता है कि पर स्क्वायर फीट एक डिफाइन कर लिया जाता है और ये कह दिया जाता है कि जी जितने स्क्वायर फीट काम होगा उस हिसाब से वो मल्टीप्लाई करके तो एक आंसर आ जाएगा। लेकिन इससे सबसे बड़ी जो चीज़ अफेक्ट होती है वो टोटल कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट है। होता क्या है कि ड्यूरिंग प्रोजेक्ट आप कोई ना कोई चीज़ ऐड कर रहे होते हैं, कोई चीज़ माइनस कर रहे होते हैं, तो उससे आपके जो टोटल एक प्रोजेक्ट कॉस्ट है वो काफ़ी अफेक्ट होती है। तो आपको जो दूसरी बड़ी चीज़ है वो ये करनी चाहिए कि सबसे पहले तो अपनी जो ड्राइंग्स है उसके ऊपर इनिशियली आप इतना ज़्यादा उसको बेहतर कर लें कि आपको ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन खातर कवर्ड एरिया में इजाफा ना करना पड़े। तो आपकी प्रोजेक्ट कॉस्ट एक लिहाज से लाभ हो जाएगी और आपको कोई ज़्यादा फाइनेंशियल इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। और इसके बाद फिर आ जाती है कि पेमेंट्स जो रिलीज़ करते हैं हम कॉन्ट्रैक्टर को, उसकी यार्ड स्टिक्स क्या होंगी, कैसे रिलीज़ होगा। तो इसमें जो जनरली हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप अपने जो भी पेमेंट बनती है उसकी इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ वर्क आप एक डिफाइंड यार्ड स्टिक्स बना लें और उसके बैकड्रॉप पे आप एक व्यू क्यूज प्राइस व्यू क्यूज ज़रूर जनरेट करें।
उससे ये अंदाज़ा हो जाता है आपको कि कौन सा काम आपकी कितनी अमाउंट में, rather देन आप एक अंदाज़न एस्टिमेटेड वैल्यू डालने की बजाय आप प्रॉपर BOQ के ऊपर जब जाते हैं तो आप एक चीज़ मेक श्योर कर लेते हैं कि किसी भी स्टेज के ऊपर कॉन्ट्रैक्टर के पास अमाउंट उसके काम जितनी ही जाए, rather देन कि वो आपसे ज़्यादा पैसे लेके बैठा हो और बाद में आपको किसी न किसी स्टेज पे अगर कोई कन्फ्लिक्ट हो जाता है, कोई चीज़ हो जाती है तो आप ब्लैकमेल हो जाते हैं। तो ये एक पेमेंट की डेफिनेशन। उसके बाद फिर जो चौथी बड़ी चीज़ है उसके अंदर है आर्बिट्रेशन। जनरली क्या होता है कि डिस्प्यूट्स साइड पे किसी न किसी चीज़ के ऊपर हो जाते हैं। इस चीज़ पे हम ये रिकमेंड करते हैं कि आप कोई ना कोई इंजीनियरिंग फर्म्स हायर करें और इंजीनियरिंग फर्म्स को अपनी कॉन्ट्रैक्ट एडमिनिस्ट्रेशन और साइट सुपरविजन के लिए यूज़ करें। आजकल तो इंजीनियर्स माशाल्लाह मार्केट में काफ़ी हैं जो कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर में काफ़ी बेहतर काम कर रहे हैं और अच्छे लेवल के एक्सपीरियंस के साथ काम कर रहे हैं। तो इस चीज़ से एक मिन्यूट सी फीस से लोग आपको ये सर्विसेज देंगे और इससे सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होगा वो ये है कि आपकी जो डिलीवरेबल्स हैं वो विदाउट एनी डिस्प्यूट्स आप उसको एग्जीक्यूट कर सकेंगे, क्योंकि इससे काफ़ी क्लैरिटी आ जाएगी। क्योंकि जनरली जो प्रोजेक्ट ओनर है उसके पास इतनी टेक्निकल इंफॉर्मेशन नहीं होती, तो जिसकी वजह से डिस्प्यूट्स अक्सर होना एक नॉर्मल सी बात है। अच्छा, डिस्प्यूट्स किसी भी चीज़ में, किसी भी घर में इवन आप देखेंगे तो डिस्प्यूट्स हो जाते हैं। ऐसी बात नहीं है कि आप बिल्कुल ही 100% जब किसी की एक जगह पे कोई काम कर रहा हो तो 100% बगैर डिस्प्यूट के आपका प्रोजेक्ट होगा। तो उसकी रिजोल्यूशन के लिए जनरली एक चीज़ होती है आर्बिट्रेशन। आप एज अ टीम काम कर रहे होते हैं और टीम एक प्रोजेक्ट की डिलीवरी के लिए काम कर रही है ताकि उसकी प्रॉपर एग्जीक्यूशन हो सके और प्रॉपर डिलीवर हो सके, ताकि जो उसका मकसद है वो अचीव हो सके। तो जनरली क्या होता है कि आप डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए एक आर्बिट्रेटर शुरू में ही अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लिख देते हैं कि इन केस ऑफ डिस्प्यूट ये बंदा, और वो बंदा वो होना चाहिए जिसके पास टेक्निकल नॉलेज हो, उस फील्ड का बंदा हो। और इस पे भी ये मैं कहूँगा कि जनरली जो इंजीनियरिंग कंपनीज हैं मार्केट के अंदर वो ये सर्विस प्रोवाइड कर रही हैं और इसके ऊपर काफ़ी लोगों का नॉलेज बिल्डअप हुआ है। तो आप लोगों को उन कंपनीज को हायर करना चाहिए और उनकी सर्विसेज, और दिस इज़ नॉट ए ह्यूज कॉस्ट एक्चुअली, आप बिल्कुल ही मिन्यूट सी कॉस्ट के ऊपर ये वाली चीज़ आराम से एग्जीक्यूट कर सकते हैं। उसके बाद जो आप डिस्प्यूट हुआ, आप आर्बिट्रेट भी नहीं कर सके, तो एट द एंड ऑफ द डे आप जब कोई रास्ता नहीं रह जाता तो कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने की तरफ लोग जाते हैं। और कॉन्ट्रैक्ट को ख़त्म करने के लिए एक जो कहते हैं टर्मिनेशन। अच्छा, जनरली डिस्प्यूट्स में हम यही रिकमेंड करते हैं लोगों को कि डोंट गो फॉर टर्मिनेशन, क्योंकि टर्मिनेशन में बज़ाहिर आपको लग रहा होता है कि जी आपको इसका फ़ायदा है, लेकिन होता क्या है कि आपका काम पार्शली एग्जीक्यूट हो चुका है, उसकी जो वैल्यू पहले आप दे चुके हैं प्लस आप टाइम सर्व कर चुके हैं। और कॉन्ट्रैक्टर एंड को देखें तो कॉन्ट्रैक्टर की भी सर्टन लाइबिलिटीज़ वहाँ पे पड़ी हैं इन टर्म्स ऑफ इक्विपमेंट, इन टर्म्स ऑफ हो सकता है कि मटेरियल साइट के ऊपर पड़ा है जो वो यूज़ करना चाह रहा हो और वो डिस्प्यूट की वजह से वो यूज़ नहीं कर रहा। तो दोनों पार्टीज़ के लिए टर्मिनेशन इज़ नॉट ए बेटर ऑप्शन। लेकिन कोई ऐसी कंडीशन हो जाती है कि आपको टर्मिनेशन की तरफ जाना पड़ता है, तो टर्मिनेशन की भी प्रॉपर प्रोसीजर्स और प्रॉपर टर्मिनेशन की सूरत में क्या क्या होगा ये कॉन्ट्रैक्ट के अंदर लाजमी लिखना चाहिए। और अगर आप हमें एज अ मुसलमान देखें तो हमारे पास कुरान और हदीस में भी हमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से भी ये चीज़ बिल्कुल क्लियर कर दी है कि जब भी आप कोई चीज़ आपस में मुआहदा करो तो उसको तय कर लिया करो और उसको प्रॉपर लिख लिया करो। और सबसे पहले ये तय कर लो कि जब आप कोई भी शराकतदारी ख़त्म करने लगो तो उसको आप कैसे ख़त्म करोगे। तो ये एक बड़ा बेसिक सा इसकी पीछे चीज़ है। और ये बड़ी क्योंकि आप उस प्रोजेक्ट के लिए तो शायद आपस में एक चीज़ ख़त्म कर रहे हो, लेकिन आपकी एक ताल्लुक़ बन जाता है, एक चीज़ होती है वो आप शायद ख़त्म ना करना चाह रहे हो, तो ये उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
उसके बाद जो अक्सर मैंने देखा है कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर जो अलाइड डॉक्यूमेंट्स हैं, जो जिसकी वजह से प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट हो रहा होता है, उसमें नहीं लिखा जाता कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मिसाल के तौर पे ड्राइंग्स हैं, स्पेसिफिकेशंस हैं, मेथडोलॉजी, स्टेटमेंट्स हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट नहीं बनाया जाता। तो इसके अंदर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ये लिखना बहुत ज़रूरी है कि ये जो डॉक्यूमेंट्स हैं ये कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट हैं, और कॉन्ट्रैक्ट में जो चीज़ एलेबोरेट नहीं हुई वो इन चीज़ों में, इन डॉक्यूमेंट्स के अंदर एलेबोरेट हुई है, और ये लिखना इंतहाई ज़रूरी है। फिर एक और पॉइंट है जिसमें कॉन्ट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव या कंसल्टेंट रिप्रेजेंटेटिव या क्लाइंट या कस्टमर रिप्रेजेंटेटिव की बात हो रही थी। होता क्या है जनरली कि जो ओनर है प्रोजेक्ट का वो वेल वर्स नहीं होता टेक्निकली, तो अपने बिहाफ पे किसी न किसी कंसल्टेंट को, इंजीनियर को, आर्किटेक्ट को, स्ट्रक्चर इंजीनियर को या अपने किसी रैप को नॉमिनेट करता है कि ये बंदा मेरी बिहाफ पे साइट देख रहा होगा, प्रोजेक्ट को देख रहा होगा। तो एक तो नॉमिनेशन के दौरान ये ज़रूर देखना चाहिए कि जी वो बंदा इस केपेबल है कि वो, उसका इतना टेक्निकल नॉलेज है कि वो चीज़ें एग्जीक्यूट करा सके, उसको चेक कर सके। उसके बाद कॉन्ट्रैक्टर को ये ज़रूर देखना चाहिए अपना रैप नॉमिनेट करते हुए कि जी कम से कम जो भी बंदा हो वो मिनिमम उसकी एजुकेशन हो, इंजीनियर हो, उसका एक्सपीरियंस एक अच्छा हो, ताकि वो साइट पे प्रिडिक्ट कर सके कि जी कोई मुश्किल आने वाली है, कोई टेक्निकल प्रॉब्लम आने वाली है तो उसको वो सॉल्व कर सके। फिर कंसल्टेंट नॉर्मली जो इंजीनियरिंग फर्म्स है वो क्या करते हैं कि अपना कोई जूनियर रैप साइट के ऊपर नॉमिनेट करते हैं, जो कि साइट के ऊपर हर वक्त मौजूद होता है, और जो सीनियर रैप्स होते हैं वो नॉर्मली विजिट्स कर रहे होते हैं। तो कंसल्टेंट्स को भी ये करना चाहिए कि जी जो मिनिमम पॉसिबल एक्सपीरियंस है उसका और एजुकेशन है वो कम से कम इंजीनियरिंग ज़रूर हो, और 5+ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस तो ज़रूर हो कंसल्टेंट्स का, क्योंकि जनरली दोनों पार्टीज़ के दरमियान जो बाइंडिंग फोर्स है वो कंसल्टेंट है, और कंसल्टेंट इज़ द पर्सन जो कि फॉरसी भी कर रहा होता है कि आगे क्या आने वाला है, क्या टेक्निकल मुश्किलात आने वाली हैं, क्या चीज़ करें तो हम इस प्रोजेक्ट को स्मूथली हैंडल कर सकते हैं। प्लस कन्फ्लिक्ट से आपको जो साइट पे बंदा है वो बचा सकता है, और आपको एक अच्छा नॉलेज दे के प्रोजेक्ट को डिलीवरी की तरफ लेके जा सकता है और एक अच्छे अंदाज में लेके जा सकता है। अच्छा, इसके बाद ये सारी चीज़ें आप कर सकते हैं अपने कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ये तकरीबन अगर आप देखेंगे तो 28 पॉइंट्स बन जाते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होते हैं। इन सारे पॉइंट्स को जब आप इनकॉर्पोरेट कर लेते हैं उसके बाद आपका एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर पूरी एक लास्ट पे जो चीज़ बच जाती है, और जो बहुत मेजर चीज़ है वो है डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड। अच्छा, डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड जनरली जो गवर्नमेंट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उसके अंदर तो उसके अंदर तो आजकल तो लाजिम है और वो ऐड किया जाता है, लेकिन जो प्राइवेट सेक्टर के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ख़ास तौर पे रेजिडेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर हमारे लोग शामिल नहीं किया जाता इस चीज़ को ना। अच्छा, इस चीज़ का फ़ायदा क्या है? फ़ायदा ये है कि आपने एक प्रोजेक्ट 2 करोड़, 2.5 करोड़, 3 करोड़ रुपए लगा के एग्जीक्यूट किया और सर्टेन प्रॉफिट आपने दिया जिस बंदे ने आपकी भी आप पे कॉन्ट्रैक्टर ने उसको एग्जीक्यूट किया। लेकिन आफ्टर डिलीवरी आप जब उसको ऑक्यूपाई करते हैं प्रोजेक्ट को तो सर्टेन डिफेक्ट्स आ जाते हैं, जिस तरह कहीं से थोड़ा सा पेंट ख़राब हो गया, आप फॉर एग्जाम्पल आपने वॉशरूम के अंदर कोई आपकी मुस्लिम शावर में मसला आ गया, कोई फ्लश में मसला आ गया, किसी टैप में मसला आ गया, आपके किचन की किसी टैप में मसला आ गया, तो होता क्या है कि जी आप फिर कोई प्लम्बर या इलेक्ट्रीशियन बुला रहे होते हैं और उसको फिर पे करके और उसको ना ये पता होता है कि किधर से रूटिंग हो रही है, क्या ड्राइंग्स फॉलो हुई थी, तो वो आपको कोई ना कोई और चीज़ बिगाड़ के चला जाता है। तो इस पर्पज़ के लिए आप अपने कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर डिफेक्ट लायबिलिटी पीरियड ज़रूर शामिल करें। दैट कैन बी अराउंड 3 months, 6 months, 9 months, even 1 year, डिपेंडिंग ऑन कि आपका प्रोजेक्ट किस तरह का है। तो ये सारी चीज़ें आखिर पे मैं थोड़ा ब्रीफ कर दूँ कि दीज आर अराउंड 28 पॉइंट्स, और इन 28 पॉइंट्स का कॉन्ट्रैक्ट का पार्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और हमारे पास इस चीज़ की अवेयरनेस प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल ही कम है। इवन मैंने हाई राइज प्रोजेक्ट्स को देखा है
जिसके अंदर 2 अरब 4 अरब का लोग पैसे तो लगा रहे हैं, लेकिन उनके कॉन्ट्रैक्ट्स बहुत वीक हैं। तो ये हमें कॉन्ट्रैक्ट्स प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छे करने चाहिए और इसको एक अच्छा अंदाज में एग्जीक्यूट करने के लिए प्रोफेशनल सर्विसेज लेना चाहिए और प्रॉपर इंजीनियरिंग फर्म्स की तरफ जाना चाहिए और उन लोगों की तरफ जाना चाहिए जो कि जिनके पास कॉन्ट्रेक्चुअल नॉलेज है और उनकी फील्ड भी यही है। और आजकल तो अगर आप यूनिवर्सिटी में एजुकेशन के लिए देखें तो हमारे जो इंजीनियर्स हैं माशाल्लाह, उनके पास इवन इस चीज़ की स्पेशलाइजेशन यूनिवर्सिटीज़ करा रही हैं कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट के अंदर। और मार्केट के अंदर काफ़ी लोग मौजूद हैं जिनके पास एजुकेशन भी है, लीगल और टेक्निकल एजुकेशन भी है और उसका एक्सपीरियंस भी है। तो इन लोगों की सर्विसेज हायर करनी चाहिए और इन लोगों के साथ आप करना, तो एक तो कॉन्ट्रैक्ट काफ़ी अच्छा बनता है, सेकेंडली आपकी प्रोजेक्ट डिलीवरी अच्छी होती है और मेक श्योर होता है कि जो फाइनेंस आप लगा रहे हैं उतनी आप क्वालिटी, क्वांटिटी, आपकी डिलीवरेबल्स, आपकी चीज़ें सारी आप अचीव कर रहे हैं।